बीते कुछ दिनों से राजदूत में हमने आपसे भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पर बात की। 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत अपने विकल्पों पर विचार कर रहा है, तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान भारत की जवाबी कार्रवाई को एंटिसिपेट करते हुए तैयारी कर रहा है। इस बीच दुनिया में काफ़ी कुछ घटा है। ईरान ने मोसाद के एक जासूस को फांसी दे दी है। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर में बातचीत की गुंजाइश पैदा हुई है और अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने यूरोप और मिडल ईस्ट में चल रही तमाम लड़ाइयों के बीच अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम में ऊपर से नीचे तक बदलाव कर दिए। तो आइए इन डेवलपमेंट्स पर भी एक एक कर नजर डाल लें कि हफ्ते भर में क्या हुआ। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं हमारा डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत। शुरुआत करते हैं ईरान से, जिसने 30 अप्रैल को मोसाद के कथित सीनियर जासूस मोहसिन लैंगरनेशन को फांसी दे दी। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है जिसने हाल के दिनों में बड़ी आक्रामकता के साथ ईरान के भीतर और बाहर ईरानी अधिकारियों, वैज्ञानिकों और ईरान समर्थित हमास और हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सीज के नेताओं को मारा है। ईरान का कहना है कि मोहसिन ईरान के IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कर्नल सैयद खुदाई की हत्या में शामिल थे। ईरान का दावा है कि मोहसिन ने हत्या में शामिल होने की बात कबूल भी ली, जिसके बाद उन्हें फांसी दी गई। आगे बढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि कर्नल सैयद खुदाई थे कौन। इस्लामिक क्रांति के बाद क्रांति की रक्षा के नाम पर ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC का गठन हुआ। यह संगठन ईरान के सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करता है। इसे आप ईरानी सेना के आइडियोलॉजिकल धड़े की तरह समझ सकते हैं। चूंकि ईरान एक अग्रेसिव विदेश नीति वाला देश है, IRGC ईरान से बाहर भी ऑपरेट करते हैं। मिसाल के लिए सीरिया में, इराक में, यमन में। प्रॉक्सीज उनके और जगहों पर भी हैं। ईरान हमास और हिजबुल्लाह जैसे गुटों का खुलकर समर्थन करता है, जिन्हें IRGC से टैक्टिक्स और लॉजिस्टिक्स में समर्थन मिलता है। क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी गुट कई आतंकवादी हमलों में भी शामिल हैं, इन्हें मदद देने वाली IRGC को भी अमेरिका और सऊदी जैसे देश आतंकवादी गुट मानते हैं। अमेरिका और इजराइल नियमित रूप से IRGC से जुड़े टॉप कमांडर्स की हत्या करवाते रहते हैं। सुलेमानी वाला केस आप जानते हैं और इसका बाकायदा प्रचार भी करते हैं ये देश। इसी IRGC में हसन सैयद खुदाई कर्नल के रैंक पर थे। खुदाई IRGC के कुद्स फोर्स की यूनिट 840 में तैनात थे। कुद्स फोर्स का काम IRGC के फॉरेन मिशंस को अंजाम देना है। ये काम अनकन्वेंशनल वारफेयर और इंटेलिजेंस का है, यानी खुफिया मिशंस जिनके लिए सीधे फौज या किसी सरकारी एजेंसी को नहीं उतारना चाहता ईरान। ये कुद्स फोर्स हुई। इसके भीतर जो यूनिट 840 है, उसका नाम इजराइल और उसके हितों के खिलाफ हुई कई घटनाओं में लिया जाता है। क्लैंडस्टीन एक कोवर्ट यूनिट है। खुदाई को डिफेंडर ऑफ द सैंक्चुरी या डिफेंडर ऑफ द श्राइन कहा गया था, यानी एक ऐसा अधिकारी जो ईरान के लिए सीरिया और इराक में लड़ा हो, यानी आईसिस के खिलाफ जो कैंपेन था उसमें। यूनिट 840 में अपने रोल के चलते खुदाई इजराइल के रडार पर थे। जैसे हमने पहले भी बताया, 840 का काम इजरायलीज को टारगेट करना रहा है। 22 मई 2022 की शाम 4 बजे तेहरान में सैयद खुदाई अपने घर के बाहर गाड़ी में बैठे थे। इन बंदूकधारियों ने सैयद खुदाई की गाड़ी पर 5 गोलियां चलाई और उसी समय सैयद खुदाई की मौत हो गई। इसके बाद ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी IRNA ने एक तस्वीर पोस्ट की। इस तस्वीर में गाड़ी में ड्राइवर सीट पर बैठे शख्स के आसपास खून ही खून था। ये खुदाई थे। खुदाई की हत्या के बाद ईरान ने कहा कि इसके पीछे एलिमेंट्स लिंक टू द ग्लोबल एरोगेंस हैं। ग्लोबल इग्नोरेंस या ग्लोबल एरोगेंस से इशारा अमेरिका और इजराइल की तरफ था। सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई के IRGC में प्रतिनिधि अब्दुल्ला हाजी सादगी ने कहा था कि ज़ायनिस्ट रजीम यानी इजराइल की तरफ इशारा था और अमेरिका से बदला लिया जाएगा। खुदाई का जनाजा तेहरान के इमाम हसन चौराहे से निकला, जिसमें कुद्स फोर्स के मुखिया इस्माइल कानी भी शामिल हुए थे। कानी ने ही कासिम सुलेमानी की जगह ली थी जब 2020 में अमेरिका ने एक ड्रोन स्ट्राइक में उन्हें मारा था। जब ये सब हो रहा था तब इजरायली मीडिया में खबरें चली कि किस तरह खुदाई विदेशों में इजरायली राजनयिकों और उद्योगपतियों को टारगेट करने वाली योजनाओं में शामिल थे। NYT यानी न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा ही कर दिया, एक अधिकारी के बयान के आधार पर सोर्स था, कि खुदाई की हत्या से पहले इजराइल ने अमेरिका को सूचित भी किया था। फिर इस बात पर भी ध्यान दिया गया कि जिस तरह खुदाई का कत्ल हुआ, उसी तरह कम से कम 6 ईरानी साइंटिस्ट की भी हत्या हुई और ये सब किसी न किसी तरह से ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े लोग थे। मिसाल के लिए मोहसिन फ़कीरज़ादा। फर्क सिर्फ इतना था कि सैयद को बाइक पर आए लोगों ने मारा, फ़कीरज़ादे की गाड़ी पर मशीन गन से गोलियां चलाई गई थी। इन हत्याओं के पीछे इजराइल का नाम लिया गया तो खुदाई की हत्या के पीछे भी इजराइल का हाथ खोजा जाने लगा और इसी क्रम में जुलाई 2023 में मोहसिन लंगारनेशिन की गिरफ्तारी हुई। ईरान के मुताबिक मोहसिन वो शख्स थे जिन्होंने खुदाई की एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए बाइक खरीदी।
हत्या के बाद उन्होंने ही मोसाद को इत्तला दी, क्योंकि जब ये सब हो रहा था वो मौके पर थे। IRNA के मुताबिक मोसाद ने 2020 में मोहसिन को भर्ती किया था। मोहसिन ने जॉर्जिया और नेपाल में इजरायली खुफिया अधिकारियों से मुलाकात की थी। सईद की हत्या के बाद साल 2023 में भी मोहसिन ने ईरान में एक और हमले को अंजाम दिया, ऐसा इल्ज़ाम उन पर लगा। यह हमला 2023 में हुआ था जब ईरान की मिलिट्री वर्कशॉप्स पर ड्रोन अटैक्स हुए थे। ईरान के मुताबिक मोहसिन ने कथित तौर पर हमलों में शामिल गुर्गों के लिए घर किराए पर लिए थे। ईरान के मुताबिक मोहसिन ने ईरान के रेवोल्यूशनरी कोर्ट में अपना गुनाह कबूल किया था। इस कोर्ट को 1979 में इस्लामी क्रांति के बाद बनाया गया था। इस कोर्ट में मीडिया नहीं अलाउड है। उन लोगों को सजा देता है यह कोर्ट जो ईरान और वहाँ की क्रांति को टारगेट करते हैं। अब्दुर्रहमान बोरोमान सेंटर ने लैंगर नेशन के मामले में अभियान भी चलाया था। ये एक अमेरिका बेस्ड ग्रुप है जो ईरान में ह्यूमन राइट्स के मामलों पर एडवोकेसी करता है। इसी ग्रुप का कहना है कि मोहसिन ने सभी आरोपों से इनकार किया था और यातनाओं के चलते उन्होंने इकबालिया बयान पर दस्तखत किए या इकबालिया बयान दिया। ये फांसी ऐसे समय पर दी गई है जब इजराइल और ईरान के बीच तनाव है। ईरान अमेरिका से भी न्यूक्लियर डील को लेकर बात करने वाला है। मोहसिन के परिवार का इल्ज़ाम है कि उन्हें बचाव का मौका नहीं दिया गया, ट्रायल फेयर नहीं था। ऐसा पहली बार नहीं है जब ईरान ने मोसाद से कथित तौर पर ताल्लुक रखने वाले लोगों को फांसी पर चढ़ाया हो जासूस बताकर। मोहसिन से पहले 2023 में ईरान ने मोसाद से कथित तौर पर जुड़े 3 पुरुषों और 1 महिला को भी फांसी दी थी। ईरान और उसके प्रॉक्सी बीते दिनों में हर जगह कमजोर हुए हैं, सीरिया में, लेबनान में, यमन में, गाजा में। ऐसे समय में ईरान ने पलटवार की कोशिश की है। देखना होगा कि इसका नतीजा क्या होता है। इस अध्याय को हम यहीं पर रोक रहे हैं। अब आपको कुछ अपडेट्स दे दें चलते चलते। पहला अपडेट हिंदुस्तान से संबंधित है। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत हुई। इस हमले के समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वांस भारत के दौरे पर थे बीवी बच्चों को लेकर। हमले के बाद से अमेरिका लगातार दोनों देशों यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संपर्क में है। लगातार यही हिदायत है अमेरिका की तरफ से, दोनों देश शांति रखें और बातचीत से मामला सॉर्ट करें। इसी बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत इस हमले का जवाब इस तरह से देगा जिससे क्षेत्र में बड़ा युद्ध न भड़के। उन्होंने भी कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अगर किसी भी तौर पर इस हमले के लिए जिम्मेदार है तो भारत का साथ देगा ताकि आतंकवादियों का पता लगाया जा सके, उन्हें ख़त्म किया जा सके। इसके अलावा JD वांस ने भी कहा कि जब तनाव की नौबत आती है, खासकर 2 परमाणु हथियार संपन्न शक्तियों के बीच, तो हम उनसे संपर्क में रहते हैं। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति भी कह चुके हैं कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ है और प्रधानमंत्री मोदी को पूरा सपोर्ट है उनका। रही बात आतंकवाद की, तो इस बात पर एक बार फिर पाकिस्तान की ओर से मुहर लगी है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बाद पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी माना कि पाकिस्तान में आतंकवादी पलते हैं। भुट्टो ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि यह कोई राज है कि पाकिस्तान का ये पास्ट है। पाकिस्तान में पलने वाले आतंकवादियों ने ही मेरी मां का कत्ल किया। मैं खुद इन आतंकवादियों का शिकार रहा हूं। अगला अपडेट USA। ट्रंप का टैरिफ वाला राग थम नहीं रहा है ना। एक उन्होंने रिप्राइव दिया है लेकिन चीन के साथ तो चल ही रहा है। टैरिफ वॉर अमेरिका और चीन में जो चल रहा है वो सबसे बड़ा मामला है। अब ऐसा लग रहा है कि दोनों पक्ष उस नुकसान को देखते हुए मध्य मार्ग की तरफ बढ़ रहे हैं, किसी सुलह की तरफ। चीन ने कथित तौर पर अमेरिकी प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट बना ली है। इन सारे प्रोडक्ट्स पर 125% का टैरिफ नहीं लगाने की योजना है। इसमें फार्मा, माइक्रोचिप्स और जेट इंजन है। माना जा रहा है कि चीन ने ऐसा इसलिए किया ताकि अमेरिका से टैरिफ कम होने पर बात बन सके। चीन की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने यह भी कहा कि अमेरिका ने हाल ही में कई बार चीन से टैरिफ पर बातचीत करने की कोशिश की है, इसलिए चीन अमेरिका के प्रस्ताव पर सोच विचार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि बातचीत तो पहले से चल रही है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तो उन्हें फोन भी किया था, लेकिन चीन ने इस दावे को झूठा बता दिया था। ये सब भी चल रहा है। राष्ट्रपति को फोन एक पार्टी कैरी हुआ ही नहीं। एक और अपडेट है वहीं से, US से ही। राष्ट्रपति ट्रंप ने आज ऐलान किया कि माइक वॉल्स को NSA के पद से हटाया गया है। अब वॉल्स UN यानी संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे, राजदूत होंगे। अभी के लिए विदेश मंत्री मार्को रूबियो को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ट्रंप की कोर टीम में पहला बड़ा बदलाव है। ट्रंप ने इसकी घोषणा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पे की। ट्रंप ने लिखा कि चाहे युद्ध का मैदान हो, कांग्रेस हो या मेरे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में, माइक वॉल्स ने हमेशा देश के हितों को सबसे ऊपर रखा। मुझे भरोसा है कि वो अपनी नई जिम्मेदारी में भी ऐसा ही करेंगे, जो उन्हें एम्बेसडर बनाया गया UN में। वॉल्स ने भी एक्स पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति की घोषणा का स्क्रीनशॉट शेयर किया। लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप और अपने महान देश की सेवा जारी रखने पर मुझे गर्व है। यानी अब वॉल्स नहीं, रूबियो अमेरिका के NSA होंगे। लेकिन माइक वॉल्स से गलती कहाँ हुई, हटाया क्यों गया? आपको एक हिंट देते हैं, सिग्नल गेट।
वॉल्स ने गलती से एक पत्रकार को उस चैट ग्रुप में शामिल कर लिया था जहां सीक्रेट मिलिट्री प्लानिंग पर चर्चा हो रही थी। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने यमन में हूती विद्रोहियों पर हमले की प्लानिंग एक सीक्रेट ग्रुप में पोस्ट की थी और ये ग्रुप एनएसए माइक वॉल्स का बनाया था, जिसमें गलती से पत्रकार जेफरी गोल्डबर्ग को जोड़ दिया गया। अब ये जेफरी गोल्डबर्ग द अटलांटिक मैगजीन के चीफ एडिटर हैं। इसी ग्रुप में टारगेट्स और इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों से लेकर कौन कौन सा हमला कब और कहां किया जाएगा, सारी जानकारी थी और इस हमले को लेकर पूरी जानकारी बाद में गोल्डबर्ग ने पब्लिश भी की, अटैक हो जाने के बाद में वॉल्स ने कबूल किया कि उन्होंने ऐसा किया भी था। इसी के साथ व्हाइट हाउस में मांग उठने लगी कि वॉल्स से आपको इस्तीफा लेना चाहिए, सिक्योरिटी ब्रीच है, लेकिन ट्रंप ने उन्हें हटाया नहीं। ट्रंप ने बस इतना कहा कि वॉल्स एक अच्छे इंसान है। अब जाकर ट्रंप ने उन्हें एनएसए के पद से हटाया। कई लोग मानते हैं कि वॉल्स को फायर किया गया, लेकिन जेडी वांस का कहना है कि वॉल्स प्रमोट हुए हैं। वॉल्स को एनएसए का पद संभाले हुए भी 4 ही महीने हुए थे। उन्हें हटाने से पहले अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के 6 स्टाफ मेंबर्स को अप्रैल की शुरुआत में हटाया गया। माइक वॉल्स फ्लोरिडा से हैं, अमेरिका की सेना में 21 साल रह चुके हैं, स्पेशल फोर्सेस में रहे, अफगान कैंपेन में थे। 2019 से वो फ्लोरिडा से रिपब्लिकन सांसद हैं। ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनने से पहले कांग्रेस में एक्टिव थे। किस्मत खुली है मार्क रूबियो की, क्योंकि वो किसिंजर के बाद संभवतः पहले नेता हैं जो विदेश मंत्री होने के साथ साथ एनएसए भी बन गए हैं। इसी के साथ आज का राजदूत समाप्त होता है, जिससे लिखने में हमारी मदद की रिया और हेमंत ने और इसे रिकॉर्ड किया था सर्वेश ने। आप देखते रहिए खबरगांव।